आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 संघवाद यानी फेडरलिज्म में। तो इस चैप्टर का परिचय करने से पहले हम लोग यह याद कर लेते हैं कि चैप्टर 1 में आखिरकार क्या क्या हम लोग देख चुके हैं। जैसे क्षैतिज बंटवारा, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि क्षैतिज बंटवारा किया गया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, जिसमें हम लोगों ने देखा विधायिका के पास यह शक्ति होती है कि वह नए कानून बना सकते हैं और जो पुराने कानून हैं उनमें बदलाव ला सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं। और यही न्यायपालिका का कार्य होता है जो इन कानून की पालना ना करें उन्हें सजा देना। और कार्यपालिका का कार्य होता है जो भी कानून लागू किए गए हैं उन पर कार्य करना। और दूसरी ओर हम लोगों ने देखा ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा सबसे उच्च स्तर पर केंद्र सरकार होती है भारत के अंदर, और इसके बाद हमें राज्य सरकार देखने को मिलती है, और इसके पश्चात हमें स्थानीय सरकार देखने को मिलती है। स्थानीय सरकार या प्रांतीय सरकार इसे कह सकते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में कहा जाता है सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप माना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी तो होना अति आवश्यक ही है। फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि सत्ता के बंटवारे के जो रूप आपने देखे हैं, जिसमें आपने ऊर्ध्वाधर वितरण तथा जो अंग हैं वो आपको देखने को मिले। आमतौर पर कहा जाता है इसे संघवाद कहा जाता है। आपने जो अब तक देखा कि सरकार को ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होते हैं। इसके लिए एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अर्थात यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार के इलाके। जैसे भारत में आपको एग्जाम्पल के तौर पर लें तो भारत में आपको देखने को मिलते हैं सभी इलाके जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। सभी इलाकों पर रहने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं, और इनमें आपको भाषा में अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ों में भी आपको अंतर दिखाई देता है। अध्याय के शेष हिस्से में हम लोग भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनकी जो बनाई गई नीतियां हैं वो कितनी मजबूत होने वाली है तथा राजनीति के तौर पर यह कितना ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाने वाली है, यह देखने वाले हैं। फिर इसके अलावा अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि तीसरे स्तर में जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय सरकार जो होती है, वह किस प्रकार कार्य करती है। इस अध्याय में आपको इसके अलावा अब जो है इस अध्याय को हम लोग काफ़ी भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला संघवाद क्या है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ये पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात हम लोग भारत में संघीय व्यवस्था, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, ये देखने वाले हैं। फिर इसके पश्चात हम लोग संघीय व्यवस्था कैसे चलती है यह देखेंगे। और इसी में आपको देखने को मिलेगा भाषीय राज्य आपको देखने को मिलते हैं। कई ऐसे भाषीय राज्य होते हैं अलग अलग प्रकार के जहाँ पर भाषा बोली जाती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे भाषा में
कौन सी ऐसी पॉलिसी लाई गई, भाषा की जो नीति है वह लाई गई, जिससे कि लोगों के प्रति जो पूरे भारत देश में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति कभी भी भेदभाव की भावना जन्म ना ले, इसके लिए किस प्रकार की नीति अपनाई गई थी। केंद्र राज्य संबंध, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या रिलेशन होता है वो देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हमें भारत की भाषी विविधता आपको इसमें देखने को मिलेगा कि भारत में कितनी ज़्यादा डाइवर्स है लैंग्वेज के मामले में। फिर इसके बाद भारत में विकेंद्रीकरण, मतलब किस प्रकार हम लोग जो है कार्यों को, राजनीतिक कार्य हो, इन सब को किस प्रकार से विकेंद्रीकृत करते हैं। फिर इसके पश्चात हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है वो देखने वाले हैं, ब्राज़ील में किया गया जो एक एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संघवाद की। संघवाद क्या है? संघवाद शुरू करने से पहले हम लोग यह रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले चैप्टर में आखिरकार हुआ क्या था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका नाम का एक देश होता है। बेल्जियम में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी विविधताएं देखने को मिलती है। भाषा के तौर पर जो है डाइवर्स लोग होते हैं, और इसके अलावा जो आपको रिलीजन देखने को मिलते हैं, जो वो लोग धर्म फॉलो करते हैं वो भी अलग अलग होती है। फिर भी बेल्जियम में आपको देखने को मिलता है कि सत्ता में साझेदारी की जाती है, पावर शेयरिंग की जाती है, सभी लोगों को समान माना जाता है, सभी लोगों को समान भाव से देखा जाता है। और इसके अलावा हम लोगों ने दूसरी ओर श्रीलंका को भी देखा। श्रीलंका में आपको देखने को मिला कि जो बहुसंख्यवाद लोग थे, जो आपको सिंहल लोग देखने को मिले थे, सिंहल जाति के जो लोग देखने को मिले थे वो श्रीलंका में बहुसंख्यक थे, और जो अल्पसंख्यक में थी वह तमिल लोग थी। जिसमें कि आपको यह देखने को मिला जो बहुसंख्यक थे उनकी सरकार बनती है, और उनकी सरकार बनती है तो सरकार उनके ही पक्ष में हमेशा कार्य करती है, उनके लिए ही सरकारी नौकरी, सरकारी पेशे दिए जाते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है इन सभी चीज़ों में। जिसके कारण आपको देखने को मिला कि तमिल जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। वहाँ उग्रवादी संगठन जो होते हैं उनको भी जन्म मिल जाता है वहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग बेल्जियम के संविधान में जो आपको प्रमुख बदलाव देखने को मिले थे वो देख लेते हैं। पहला है, उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति की कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए। आपको देखने को मिला बेल्जियम के अंतर्गत कि केंद्र की जो सरकार है उसकी शक्ति में कमी कर दी जाती है, और यह जो शक्तियां हैं वह स्थानीय सरकार और प्रांतीय सरकार को दे दिए जाते हैं, ताकि वो जो लोकल सरकार है, जो स्थानीय सरकार है, वो अच्छी तरह से अपने लोगों को समझती है। जिसके कारण यह जो शक्ति है यह केंद्रीय सरकार की कम करके जो स्थानीय सरकार हैं, प्रांतीय सरकार हैं, उन्हें दे दी गई। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे। अब कहा जा रहा है बेल्जियम में इससे पहले आपको देखने को मिला प्रांतीय सरकार जो थी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन उनके पास जो अधिकार थे वो केंद्र सरकार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम थी। ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे, इससे केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। अब कहा जाता है पहले जो आपको देखने को मिला था, इनके पास जो भी शक्ति मिली थी स्थानीय सरकार को, प्रांतीय सरकार को, यह केंद्र के द्वारा दी गई थी, और
केंद्र सरकार द्वारा जब चाहे तब वापस भी ले जा सकती थी। इसलिए आपको देखने को मिला इस कानून में बदलाव किए गए। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। 1993 में आपको देखने को मिलता है प्रांतीय सरकार जो हैं उन्हें और अधिक अधिकार मिल जाते हैं। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। अब प्रांतीय सरकार के पास जो अधिकार मिलने वाले हैं उसके लिए केंद्र पर उन्हें निर्भर नहीं रहना और न ही केंद्र सरकार उनकी इन अधिकारों को वापस ले सकती है। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। फिर इसके बाद देखने को मिलता है श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका में कहा जा रहा अभी के समय में भी आपको यह देखने को मिलता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आपको यह देखने को मिलता है केंद्रीय सरकार जो होती है उनके ही पास सभी अधिकार होते हैं, उनके ही पास सभी शक्तियां होती है और स्थानीय सरकार इनमें नहीं होती है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय सरकार व्यवस्था कायम हो। श्रीलंका में कहा जा रहा है जो तमिल के नेता थे उनका यह कहना था कि देश में संघीय व्यवस्था वह कायम हो। संघीय व्यवस्था के तहत आपको देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है। फिर इसके बाद इनके जो अंग होते हैं इनके नीचे जो आपको देखने को मिलते हैं राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, इन्हें काफ़ी अधिकार मिला होता है अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है। इनमें से एक पूरे देश के लिए होती है जिनमें राष्ट्रीय महत्व के लिए विशेष विषय होते हैं। इनमें से आपको देखने को मिलता है एक जो 2 स्तर होती है सरकार की, 2 स्तर में से एक स्तर केंद्र की होती है। अब केंद्र के लिए पूरा का पूरा राष्ट्र जो होता है वह महत्वपूर्ण विषय होता है जिसके तहत वह पूरे राष्ट्र में पूरे देश में कार्य कर सकती है। राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जिनका जो शासन के लिए दैनिक कामकाज को देखती है। अब इसमें कहा जा रहा है राज्य सरकार जो होती है या प्रांत सरकार जो होती है वह दैनिक कामकाज जो होते हैं उनके बारे में उनके लिए यह कार्य करती है, उनके लिए यह सोचती है, उनके लिए विचार अपना प्रकट करती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। अब कहा जा रहा है कि दोनों जो सरकार है आपको देखने को मिला केंद्रीय सरकार और इसके अलावा राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, यह दोनों अपने में स्वतंत्र होते हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। अब कहा जा रहा है संघीय शासन व्यवस्था जो है एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है कि जो कार्य करने के अधिकार हैं यह बटे हुए होते हैं। आपको प्रांत और केंद्र दोनों और आपको देखने को मिलता है कि संघीय शासन व्यवस्था में कार्य बटे हुए रहते हैं। वहीं एकात्मक की बात करें तो इसमें पूरी शक्ति है वो मिली होती है केंद्र सरकार को ही। एकात्मक व्यवस्था में एक ही स्तर होता है और वहाँ की इकाइयाँ
उसके अधीन होकर कार्य करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में करने का आदेश नहीं दे सकती है। आपको देखने को मिलता है कि एकात्मक व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर वहीं संघीय शासन व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पर केंद्रीय सरकार स्थानीय सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। आपको संघीय सरकार में देखने को मिलता है कि राज्य सरकार जो है उनके पास भी कई शक्तियां दी जाती है और इसके तहत वह केंद्र सरकार को जवाबदेह यानी हर एक जो कार्य होते हैं, जो शक्तियां होती है, वह खुद ही निर्धारण कर सकती है। अब ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। मतलब इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, इनके अंतर्गत जो सूची होती है उस सूची के तहत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार जवाबदेह होती है। हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में आपको संघीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? तो अब इस मानचित्र में आपको देखने को मिल रहा है कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम यानी जो संघीय व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, यह आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा और यूएसए में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी कई यूरोपियन देश की बात करें तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। आपको इस मानचित्र में जितने भी रेड कलर में कंट्रीज दिखाए जा रहे हैं वो सभी संघीय व्यवस्था के तहत कार्य करती है। अब संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। पहला, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन पर उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि जितने भी मौलिक प्रावधान होते हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। यह किसी एक स्तर की सरकार के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। अदालतों को, पांचवा है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमि निभाता है। अदालतों में आपको देखने को मिलता है विभिन्न स्तर की जो सरकारें होती हैं उनकी अधिकार का व्याख्या किया गया होता है,
उनके पास कितनी अधिकारें हैं वह निश्चित होती है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के बीच जो विवाद की स्थिति होती है, इसे लेकर आपको देखने को मिलता है अंतिम रूप में न्यायालय जो होती है वह मुख्य भूमिका निभाती है। न्यायालय का कार्य होता है इन दोनों के बीच में जो विवाद है उनको साफ करे। 6 नंबर है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के लिए अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। आपको यह देखने को मिलता है कि वित्तीय तौर पर मतलब बात करें फाइनेंशियली, तो सरकारों के पास कितने राजस्व आने वाले हैं, कितने रेवेन्यू आने वाले हैं, इनकी स्रोत पहले से ही निश्चित की जाती है कि राज्य सरकार के पास कितना बजट अलॉट करना है और इसके अलावा केंद्र सरकार के पास कितना बजट अलॉट किया जाएगा। 7वां है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर भी सहमति होती है। अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत आप कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। आधिकारिक क्षेत्र में आपको यह देखने को मिलता है वैधानिक तौर पर राज्य तथा केंद्र, या बात करें केंद्र तथा प्रांतीय सरकार जो होती है, इनके बीच में अधिकार वैधानिक रूप से तय किए जाते हैं। अब केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का हो सकता है। इसमें आपको देखने को मिलता है, यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में की गई है, मतलब किन प्रकार की स्थिति में संघ सरकार की स्थापना की गई है, इस पर यह निर्भर करता है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। पहला तरीका होता है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों आपको देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, मतलब दोनों जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं वह दोनों अपनी सुप्रीम अथॉरिटी को एक साथ मिलाते हैं। अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखने के लिए और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। मतलब ये दोनों देश जो आपस में मिलते हैं तो यह अपनी सुरक्षा और अपनी खुशहाली का क्या रास्ता होने वाला है, अपने भविष्य को देखकर यह एक साथ मिलते हैं। जिसमें आपको देखने को मिलता है, उदाहरण की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यह सभी इनके कुछ उदाहरण हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उदाहरण के तौर पर अगर लें तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि कुल 50 राज्य मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करते हैं। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के वर्कर्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब कहा जा रहा है इन सभी जो संघीय व्यवस्था की बात करें जिसके अंतर्गत हमें यह देखने को मिला कि दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो इस स्थिति में आपको यह देखने को मिलता है कि प्रांत सरकार केंद्र सरकार से किसी कंडीशन में आपको यह ज़्यादा ताकतवर नज़र आती है। दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। उदाहरण में बात करें तो भारत, बेल्जियम, स्पेन, इस व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसा कि आप भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर इन सब को देखते हैं और इनके अलावा आपको देखने को मिलता है कि विशेष अधिकार विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जैसा कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जैसा कि आपको सिक्किम, मणिपुर, मेघालय इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब देखते हैं अब तक हम लोगों ने क्या समझा है, क्या अब तक जाना है। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार की थी। खगराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। खगराज का कहना होता है कि उन्हें संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है और इनका कहना है कि भारत में जिस प्रकार संघीय व्यवस्था है तो यहाँ सीटों को आरक्षित किया जाता है, रिजर्वेशन होता है सीटों में। तो मीता कहती है हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या ज़रूरत है। बाबूलाल, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। वहीं राम गणेश का कहना होता है मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर अपनी क्या प्रतिक्रिया होती। इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है? तो गलत टिप्पणी तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलता है जो खगराज ने की है और उसके बाद मीता के द्वारा भी किया गया है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है राम गणेश के द्वारा जो टिप्पणी की गई है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि इनका कहना है जो शक्तियाँ पहले राजा के पास होती थी वही शक्तियाँ अब निर्वाचित प्रतिनिधि के पास होंगी और वह जो निर्वाचन है वह किया जाएगा लोगों के द्वारा। तो इनका कहना बिल्कुल सही है। संघवाद के अंतर्गत आपको यह देखने को मिलता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके पास शक्तियाँ होती है।